बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सहाचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों आज हम करेंगे सामाजिकरण के उद्देश्य। क्या आवश्यकता है सामाजिकरण की, क्यों किया जाता है सामाजिकरण, इसकी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। बच्चों सामाजिकरण की बात हमने जब की थी तो मैंने आपको कहा था सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है, और ये सीखने की प्रक्रिया जो है वो बच्चा समाज में और जहाँ भी जाता है वहाँ पर उन चीज़ों को सीखता है। जब पैदा होता है तो वो सीखने की क्षमता लेकर आता है। सामाजिकरण के द्वारा बच्चा ये सीखता है कि समाज में उसे किस तरह का व्यवहार करना है, समुदाय के लोगों के साथ घुलने मिलने की प्रक्रिया क्या है, उनकी क्षमताओं का विकास करने और स्थायी तथा अर्थपूर्ण संतुष्टियों को प्राप्त करने के लिए उसे क्या जानना चाहिए, क्या सीखना चाहिए और किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बच्चों इस संदर्भ में ब्लूम और सेल्ज़निक ने 4 उद्देश्यों का जिक्र यहाँ पर किया है, जिनकी चर्चा मैं आपके साथ कर रही हूँ। पहला उन्होंने उद्देश्य बताया आधारभूत नियमबद्धता का विकास। बच्चों सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुशासन और नियमबद्धता दोनों ही आवश्यक है। मानव की प्राकृतिक प्रेरणाएं उसे नियम विहीन व्यवहार करने के लिए, उच्छृंखल व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। लेकिन वहीं सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति में नियमबद्धता और अनुशासन उत्पन्न किया जाता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति तत्काल ही करने पर जोर नहीं देती है, बल्कि सामाजिकरण की प्रक्रिया परिस्थिति के अनुसार लक्ष्यों को आगे के लिए स्थगित कर देना, छोड़ देना या संशोधन करना भी सिखाती है। इसलिए इसका उद्देश्य भावी लक्ष्यों और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक व्यवहार को सीखना है। दूसरा उद्देश्य है आकांक्षाओं की पूर्ति। बच्चों सामाजिकरण नियमबद्धता के साथ ही आकांक्षाओं की पूर्ति भी करता है। अनुशासन स्वयं ही व्यक्ति को कोई पुरस्कार नहीं देकर आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होता है। समाज सामान्य सांस्कृतिक मूल्यों का ही संचारण नहीं करता, बल्कि विशिष्ट आकांक्षाएं भी पैदा करता है। जैसे धर्मगुरु कुछ लोगों में पुरोहित बनने की इच्छा पैदा करता है। उच्च एवं विकसित अर्थव्यवस्था लोगों में व्यापारी, वैज्ञानिक या इंजीनियर बनने की इच्छा जागृत करती है। तो ये एक जो है आकांक्षाओं की पूर्ति करना भी सामाजिकरण का एक उद्देश्य कहा जा सकता है। तीसरा उद्देश्य है सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख। बच्चों सामाजिकरण द्वारा व्यक्ति को अपनी सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने, उनसे संबंधित अभिवृत्तियों को सीखने का कार्य भी किया जाता है। समूह की सदस्यता की मांग है कि व्यक्ति सामान्य योग्यता के साथ साथ विशिष्ट भूमिकाओं को निभाने की भी योग्यता प्राप्त करे। व्यक्ति समाज में अनेक पद ग्रहण करता है और इन अनेक पदों को ग्रहण करने के पश्चात वह कई लोगों के संपर्क में आता है। प्रत्येक पद एवं व्यक्ति के संदर्भ में उसे एक विशेष प्रकार की भूमिका का निर्वाह करना होता है, और ये भूमिका का निर्वाह करना कहाँ से सीखता है वो इसी सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से। अंतिम जो बात है, अंतिम जो उद्देश्य है वो है क्षमताओं का विकास। बच्चों सामाजिकरण का उद्देश्य व्यक्ति में ऐसी क्षमताओं को वो पैदा करना है जिससे कि वह अपने आप को समाज के अनुरूप बना सके। सरल समाजों के परंपरागत व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं और सामान्यतः अनुकरण के द्वारा उन्हें सीखा एवं दैनिक जीवन में प्रयोग में लाया जाता है। किंतु उच्च तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण समाजों में औपचारिक शिक्षा, सामाजिक क्षमताओं का विकास करना सामाजिकरण का प्रमुख कार्य रह गया है। तो इस तरह से बच्चों ये 4 प्रमुख उद्देश्य हैं जिनके माध्यम से हम सामाजिकरण की प्रक्रिया जिसके कारण हमें करनी होती है। ये है उद्देश्य। अब हम 2 उदाहरणों के माध्यम से सामाजिकरण की बात करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में
समाज में जब मानव शिशु पैदा होता है तो वह सामाजिकरण की प्रक्रिया वहीं से सीखता है, और सामाजिकरण की प्रक्रिया सीखकर वो एक समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। अगर सामाजिकरण नहीं होता तो उसके अभाव में उसकी शारीरिक संरचना कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वह विकसित नहीं हो सकती है। सामाजिकरण के द्वारा ही सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करने में, उनके अनुकूलन करने में और क्षमताओं का विकास होने में मदद करता है सामाजिकरण। यहाँ मैं आपको 2 उदाहरणों की चर्चा कर रही हूँ जो कि सामाजिकरण के अभाव में उनका सामाजिकरण नहीं हो पाया, क्षमताओं का विकास नहीं हो पाया और वे एक मतलब मांसपिंड की तरह रह गए बच्चे, उनकी चर्चा हम करेंगे। इसका उदाहरण डेविस ने कुछ वन्य बालकों का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है। इसमें इन्होंने 2 उदाहरण दिए, एक अन्ना और एक इजाबेला का। ये दोनों ही बालकों की चर्चा मैं यहाँ कर रही हूँ। बच्चों, अन्ना एक अवैध बालिका मानी जाती थी, अवैध बालिका थी, और उसके दादा उसकी माँ के दुष्चरित्र व्यवहार से घृणा करते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, दोनों माँ बेटियों को एक अलग कमरे में बंद कर दिया और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। उनको केवल खाना भी इतना सा दिया जाता था कि वो जिंदा रह जाए। इसके बाद उनके साथ ना कोई बातचीत करता था, ना कोई मित्रता थी, और न ही किसी प्रकार की कोई एजुकेशन उसको दी गई। लगभग 6 वर्ष इसी तरह से बीते, और इसके बाद जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसको कमरे से बाहर निकाला। इस समय अन्ना ना तो चल सकती थी, ना बात कर सकती थी, ना कोई एक्टिविटी करती थी। और इस तरह से बिल्कुल क्षीणकाय, भावहीन और प्रत्येक के प्रति निरुत्साहित थी जो बालिका थी वो थी। वह ना तो इधर उधर हिल सकती थी, ना ही गर्दन मूवमेंट कर सकती थी। ऐसी स्थिति में अन्ना ने 6 साल जब उसको सामाजिकरण से वंचित रखा गया तो उसका कोई विकास नहीं हो पाया। इसके बाद धीरे धीरे जैविक साधन उन्हें, मान लीजिए उसको फिर धीरे धीरे क्या किया गया, संपर्क में लाया गया। लगभग 4.5 वर्ष तक अन्ना को सामाजिक संपर्क में रखा गया और उसको अनेक बातें सिखाई गई। लगभग 10.5 वर्ष की आयु में उसको पांडु रोग हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। अन्ना के जीवन की इन 2 भिन्न स्थितियों से ज्ञात होता है कि मनुष्य समाज के संपर्क के बिना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। इसी तरह से इजाबेला का भी उदाहरण है कि दोनों माँ बेटियों को कमरे में बंद कर दिया गया। दो माँ जो है उसकी गूंगी और बहरी थी, इसलिए दोनों माँ बेटियों को एक कमरे में बंद किया गया और उनके कमरे में ना कोई धूप की व्यवस्था थी, केवल भोजन दिया जाता था। भोजन भी फिर वही उतना ही कि वो जिंदा रह जाए। ये बच्ची केवल माँ से बात करती थी और कोई विशेष एक्सप्रेशंस उसके मुंह पर नहीं हुआ करते थे। धूप और भोजन के अभाव में क्षीण जो काया थी वो बिल्कुल क्षीण थी और मुंह पर बिल्कुल शिथिलता दिखाई दे रही थी। किसी भी नव आगंतुक के प्रति उसके जो व्यवहार था वो एक जंगली जानवर की तरह था। किसी तरह से एक योजना बनाई गई और पहले तो जो इजाबेला थी उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसने फिर रेस्पॉन्स देना शुरू किया और अंततः उसने सामान्य बच्चों की तरह सीखना प्रारंभ किया। तो ये 2 उदाहरण ये बताते हैं हमको कि सामाजिकरण के कारण व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्ति की प्रगति होती है और इसके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं अब सामाजिकरण के स्तर एवं प्रक्रिया की। सामाजिकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म के साथ ही प्रारंभ होती है और सामाजिकरण की प्रक्रिया के जन्म के बाद जब प्रारंभ होती है, मानव शरीर की रचना अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। विकसित मस्तिष्क, केंद्रित की जाने वाली दृष्टि, घुमाई जा सकने वाली गर्दन, हाथ की रचना और अंगूठे की विशेष स्थिति, ये सारे ही ऐसे कारण हैं जो मानव में सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण की क्षमता पैदा करती है।
उसकी इस विशिष्ट संरचना के कारण ही उसमें सीखने के गुण पाए जाते हैं और सामाजिक सीख के द्वारा वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। सीखने का कार्य केवल समाज से ही संभव हो पाता है। बच्चों, पार्सन्स ने कहा कि बच्चा उस पत्थर के समान है जिसे जन्म के समय सामाजिक तालाब में फेंक दिया जाता है, जिसमें रहकर वह अपना समाजीकरण करता है और समाज का अंग बन जाता है। लुंडबर्ग ने सामाजीकरण को एक सूत्र द्वारा प्रकट किया और कहा, व्यक्ति इंटू समाज इज इक्वल टू सामाजिक व्यवहार इज इक्वल टू सामाजीकरण। बच्चों, पियाजे ने मनोवैज्ञानिक हैं पियाजे, उन्होंने सामाजीकरण की सीखने की अवस्था को 6 भागों में बांटा है और 6 भागों में जब बांटा तो पहली अवस्था में उन्होंने कहा, स्तनपान करते समय बच्चा माता के वक्ष स्तनों में सनसनी महसूस करता है। दूसरी अवस्था में वो कहते हैं बच्चा किसी वस्तु को एक एंगल विशेष से देखता है और जब वह वस्तु आंखों से ओझल हो जाती है तो उसे ढूंढता नहीं है। तीसरी जो स्थिति है उसमें बच्चा एक पहुंच तक देखता है, उस वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसके बाद वह उसको छोड़ देता है। ये ज्ञानेंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक एवं त्वचा से प्राप्त सूचनाओं को समायोजित करने लगता है। ये अवस्था 3 से 6 माह के बीच की है। चौथी अवस्था में बच्चा चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करता है। यदि कपड़े के नीचे कोई चीज़ छुपा दी जाती है तो वह कपड़े को हटा देगा, किंतु वह स्थान परिवर्तन के क्रम को नहीं समझ पाता है। छठी अवस्था की जब चर्चा करते हैं तो छठी अवस्था आती है 12 से 18 माह के बीच। इसमें बच्चा स्थान परिवर्तन के क्रम को जानने लगता है। छठी अवस्था में 15 से 19 माह के बीच वह पदार्थ का चित्रण करने लगता है ताकि वह उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी कल्पना कर सके। तो ये सीखने की प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं होती है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है और उसी के द्वारा बच्चे का सामाजिकरण चलता है। अब हम बात करेंगे सामाजिकरण के विभिन्न स्तर या सोपानों की। बच्चों, सामाजिकरण के जो प्रमुख सोपान हैं उनमें सबसे पहला सोपान है मौखिक अवस्था। गर्भ में भ्रूण गर्म और आरामपूर्वक रहता है, इसलिए जन्म के समय शिशु प्रथम संकट का सामना करता है। उसे सांस लेनी होती है, पेट भरने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है उसको। उसे सर्दी, गीलापन और अन्य असुविधाओं से पीड़ा होती है, वह रोता चिल्लाता है। सामाजिकरण का ये पहला चरण है जिसमें बच्चा मौखिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। बच्चा अपने भोजन के समय के बारे में निश्चित अपेक्षाएं करने लगता है और अपनी देखभाल के लिए संकेत देने लग जाता है। शिशु अपना सुख दुख मुंह के माध्यम से, मुंह के हाव भाव से ही प्रकट करता है, इसलिए इस अवस्था को नाम दिया गया मौखिक अवस्था। दूसरी अवस्था है शौच अवस्था। इस अवस्था में बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आप को थोड़ा बहुत संभाले। शौच का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस समय बच्चे को कब और कहाँ शौच करना चाहिए उसके ज्ञान कराया जाता है उसको। हाथ साफ करना, कपड़े गंदे नहीं करना, बच्चे को कब कहाँ उठना बैठना है आदि चीज़ों से अवगत कराया जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी माँ की भूमिका को आंतरिकृत करता है। इस समय में बच्चों माँ की दोहरी भूमिका होती है। एक तरफ माँ बच्चे को शौच प्रशिक्षण देती है, दूसरी तरफ परिवार के कार्यों में पार्टिसिपेट करती है। तो इसलिए इस अवस्था में माँ बच्चे के लिए एक साधक नेता के रूप में होती है। फिर अगली अवस्था है इडिपल या तदात्मीकरण अवस्था। बच्चों, ये अवस्था लगभग 4 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 13 वर्ष तक चलती है। 12-13 वर्ष की आयु तक, किसी की 12 वर्ष तक चलती है, किसी की 13 वर्ष तक चलती है। और इस अवस्था में बच्चा पूरे परिवार का सदस्य हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा लड़के और लड़की में भेद, शारीरिक भिन्नताओं को भले ले, लेकिन उनको इस बात का कोई ज्ञान नहीं होता है। उसके लिए न तो माँ ही स्त्री होती है और ना ही पिता पुरुष होता है। धीरे धीरे ये यौन भावना अव्यक्त रूप से विकसित होने लग जाती है। नेक्स्ट है किशोरावस्था। बच्चों, किशोरावस्था जो कि प्रायः यौवनारंभ के समय से शुरू होती है,
ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें युवा बालक बालिका अपने माता पिता के नियंत्रण में से अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं, विशेष रूप से यौन संबंधी गतिविधियों में। इस अवस्था में बालक के शरीर में कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं और इस समय वो कई समस्याओं से जूझते भी हैं। इनका कारण शारीरिक परिवर्तन है, बाल सुलभ आदतें, और बच्चे का किशोर मन स्वतंत्रता चाहता है और दूसरी तरफ वह स्वतंत्रता से भयभीत भी हो जाता है। तीसरी नेक्स्ट अवस्था है युवावस्था। इसमें व्यक्ति को अनेक नए पद प्राप्त होते हैं, उनसे संबंधित भूमिकाओं को उसे निभाना होता है। उसे एक पति, पिता, दामाद, अधिकारी आदि की परिस्थितियों से प्राप्त होती हैं और उसके अनुरूप भूमिकाएं भी निभानी होती है। इस अवस्था में वह बहुत सारे दायित्वों का निर्वाह करता है। कभी कभी उसे भूमिका संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है जब दो भूमिकाओं में से एक का चयन करना हो। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था। इसमें व्यक्ति पर सामाजिक दायित्व बढ़ते हैं और अपने बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, विवाह आदि का भार आ जाता है। माँ बाप के रूप में एक एवं ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में या सेवक के रूप में नए उत्तरदायित्वों को उसको संभालना होता है। और अंतिम अवस्था है वृद्धावस्था। बच्चों व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक व सामाजिक दृष्टि से कई परिवर्तन आते हैं। अब वह दादा, परदादा, नाना, ससुर आदि नए नए पद धारण करता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वो इन पदों के अनुरूप भूमिकाओं का भी निर्वाह करे। और कभी कभी यदि वह नौकरी कर रहा है तो सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। अब वह आर्थिक रूप से भी कमाने योग्य नहीं रहता, अतः उसे पराश्रित भी होना पड़ता है। अनेक बार अपनी इच्छाओं का दमन करना होता है। नई परिस्थितियों से अनुकूलन न कर पाने के कारण उसे कई तनाव को सहना होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति का सामाजिकरण जीवन पर्यंत चलता रहता है और कुछ न कुछ व्यक्ति हर क्षण कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। तो इस तरह से बच्चों आज अपन ने सामाजिकरण की अवस्था, सोपान, सामाजिकरण की जो उद्देश्य हैं और सामाजिकरण की स्तर एवं प्रक्रिया की चर्चा की है। कल हम करेंगे सामाजिकरण की प्रमुख संस्थाएं ऑब्लिक अभिकरण ऑब्लिक एजेंसीज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।